नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद MR। ऑलरेडी बच्चों हमने जो है 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और ये वाला रहेगा आपका पार्ट 4, जहां पर हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में। चाइना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के रूप में, एक देश के रूप में, दोबारा बता रहा हूँ, देश के रूप में, ना कि संगठन के रूप में। संगठन के रूप में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। क्या क्या देखा था हमने? 2 चीजें देखी थी, याद है ना? एक तो यूरोपीय संघ देखा था और दूसरा आपका हमने आसियान देखा था। जरा बताइए तो आसियान की स्थापना कब हुई थी और आसियान के क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, वो भी बताइएगा। यूरोपीय संघ की जो शुरुआत हुई थी बनने की 1948 के अंदर, याद है? कौन सी योजना थी जिसके तहत अमेरिका ने आर्थिक रूप से सहायता करी थी, वो बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे सारे। ओके, चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज अपने चाइना जी को भी, जो कि जिसे हम नल्ला बाग चाइना भी बोलते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब क्या करें, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है चाइना, लेकिन हमें यही समझना है कि चाइना एक ऐसा देश है जो कि ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, इन सभी के द्वारा जो है गुलाम बनाया हुआ देश है। लेकिन इसको आज़ादी कब मिलती है? इसको आज़ादी मिलती है 1949 के अंदर, और हमें कब मिलती है? 1947 के अंदर। बट फिर भी अभी 2024 के अंदर देखा जाए तो ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से प्रगति कर रखी है वो चाइना ने ही कर रखी है। हमारा फिर भी अभी थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया था चाइना के अंदर जिसकी वजह से चाइना थोड़ा आगे हमसे निकल गया और हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन में खैर हम आगे हैं, यह आपको पता होगा। देखिए, चीन जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। सबसे पहले थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ, बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ जो आपको जाननी जरूरी होती है। और चीन का जो एक विशाल क्षेत्रफल है वो भी बता दिया, और विशाल आबादी वाला भी देश है ये। चीन जो है ना, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इसको हम अभी पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इसको हम पढ़ते भी नहीं। ठीक है, 1978 के अंदर क्या होता है? 1978 के बाद से जो है चीन के अंदर कुछ आर्थिक सुधार किए जाते हैं। कुछ आर्थिक सुधार करने के बाद कुछ जो है इनको सफलता प्राप्त होती है, जिसके बाद ही जो है ये एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लग गया है आजकल। ठीक है, और कहा जाता है कि अगर चीन इसी रफ्तार से काम करता रहा तो 2040 तक आते आते ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन करके निकल आएगा बाहर। तो ऐसा ये कहा जाता है। ओके, अब जरा देखते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट होता कैसे। आखिरकार जब चाइना 1949 के अंदर आज़ाद होता है तो उसके आज़ाद होने से लेकर के आगे तक क्या क्या हो रही है वो सारी चीज़ें देखनी होंगी। देखिए, बात है ये आपकी 1949 की, जहाँ पर माओ माओ एक सबसे पहला लीडर है, इनका पहला नेता है जिसने चाइना को आज़ाद करवाया था। कब आज़ाद करवाया था? 1949 की क्रांति के दौरान। क्रांति मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई भी एकदम अचानक से बदलाव आता है, कोई अचानक से चेंज आता है, तो उसी को हम क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो चाइना के अंदर जो है क्रांति अचानक से लाई जाती है, जहाँ पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाती है। किसकी व्यवस्था की जाती है? समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जाती है। याद है ना, समाजवादी व्यवस्था क्या था? पेन से लेकर के कार तक, यानी देश की छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज, सभी चीजें किसके हाथों में किसके हाथों में नियंत्रण होगा? इसका सरकार के हाथों में होगा। समाजवादी के अंदर सरकार के हाथों में होता है, और पूंजीवादी के अंदर निजी लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, निजी स्वामित्व होता है उस टाइम पर। अब जरा हम देखें तो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी, लेकिन परंतु बाद में जाकर के इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जब इन्होंने 1949 के अंदर क्रांति करी थी और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करी, तो बाद में जाकर इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। प्लस शुरुआत में क्या होता है, ये भाई साहब जो है नागरिकों को जो है बहुत सारे रोजगार दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, मतलब हेल्थ वाली जो केयर चीज़ें होती हैं, हेल्थ जो भी हेल्थ की जो सुविधाएं होती है वो दे रहे हैं। पर क्या हो रहा था बार बार कि इनकी जो बढ़ती जनसंख्या थी ये हर बार इनके विकास के ऊपर जो है बाधा डाल देती थी। ठीक है, इसलिए तो आजकल वो चल रहा है कि टू चाइल्ड पॉलिसी है वहाँ पर, मतलब एक परिवार के मात्र 2 ही बच्चे होंगे, एक कपल के 2 ही बच्चे होंगे वहाँ पर अब चाइना के अंदर, पता है ना चीज़। तो ये चीज़ भी है। सेकंड चीज़ ये थी कि कृषि परंपरागत तरीके से उनके जो है काम करती थी। परंपरागत मतलब कि जो पुराने तरीके से ये लोग करते हुए आ रहे हैं उसी के तरीके से ये लोग काम करते हुए आ रहे थे। पुराने तरीके से करने का मतलब क्या था कृषि के अंदर? ये था कि खेतों के अंदर से पूंजी निकाली जाती थी, मतलब खेतों से काम करवाया, काम करवाने के बाद और वहाँ से जो पैसा निकल करके आया वो क्या लोग करते थे कि जो उद्योग होते हैं उसको खड़ा करने में लगा देते थे हर बार। और खड़ा करने के बाद इनको बेनिफिट होता भी था, लेकिन बार बार वही है ना, इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इनको पीछे छोड़ देती, इनकी मेहनत के ऊपर हमेशा पानी फेर दे रही थी। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि इन्होंने
ऐसे कौन कौन से सुधार करे, ऐसे कौन कौन से फॉर्मेशन करे, रिफॉर्म करे, जिसकी वजह से इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो अब बढ़ने लग जाती है। तो वो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने सुधार क्या किए थे। ठीक है, एक नंबर में आपका ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ, PYQ है ये, मतलब पहले कभी पूछा गया। PYQ जब भी बोलूँ तो समझ जाना कि ये पहले कभी आया हुआ है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। क्या था क्वेश्चन? ये आया था कि कब चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बना करके अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया था। तो उसका आंसर हो जाता है 1972 में किया था। ठीक है, तो 1972 में अमेरिका से संबंध बना करके राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकांतवास समाप्त किया था। एकांतवास समाप्त करने का क्या मतलब है यहाँ पर? यह है कि जब चाइना आज़ाद हुआ था ना 1949 में, तो वो भाई साहब फुल चोड़ में था कि हम तो भैया अपने देश के अंदर ही सारा व्यापार करेंगे, विद इन अ कंट्री, मतलब समझ रहे हो, आपस में ही अपने अंदर के ही देशों के साथ अपना, मतलब अपने देशों अपने राज्यों के अंदर ही जो है हम व्यापार करेंगे, आर्थिक रूप से गतिविधियां करेंगे, बाहर के किसी भी देश के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा इन लोगों ने कहा था। और पश्चिम के देशों के साथ तो खास कर नहीं करेंगे, ऐसा इन लोगों ने शुरुआत में बोली ये बात। लेकिन बाद में जाकर के जब 1972 आता है तो वहाँ पर इन लोगों को रियलाइजेशन होता है कि भाई साहब अगर हम बाहर के देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हम अपने में ही रह जाएंगे और हमारा कभी भी आर्थिक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए 1972 में उसने क्या करा, राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबंध बनाना स्टार्ट कर दिया। और इसके रिगार्डिंग याद करो, एक कार्टून भी है आपका, जहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ होते हैं और पीछे से चाइना आता है और हाथ ऐसे मिला रहे होते पीछे से, डेस्क के ऊपर बैठे हुए वो लोग। ठीक है, तो वो एक कार्टून इसके इसी सिचुएशन के ऊपर जो है बेस्ड है वो। ओके, 1972 में सबसे पहला काम तो इन लोगों ने ये करा कि अपना एकांतवास समाप्त करा। एकांतवास मतलब अपना अकेलापन समाप्त करा। ठीक है, और फिर 1973 के अंदर क्या होता है कि उनका जो प्रधानमंत्री है कौन, चाओ एन लाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, PYQ है ये, कि कहाँ गया, ये रहा, आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव लेकर के आए थे। मतलब क्या कि अगर किसी भी देश को, यानी कि अगर चीन को आधुनिकरण करना है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर अगर विकास करना है, तो हमें ये 4 प्रस्तावों के, यानी 4 क्षेत्रों के अंदर हमें काम करना होगा। ये कौन लेकर के आया था? ये लेकर के आया था चाओ एन लाई। और ये क्वेश्चन यही आया हुआ है कि आधुनिकरण के 4 प्रस्ताव कौन लेकर के आया था और कब? 1973 में लेकर के आया था, चाओ एन लाई लेके आया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका कि खुले द्वार की नीति, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहुत बार आया भी हुआ है कि खुले द्वार की जो नीति है ये किसने अपनाई थी? ये खुले द्वार की नीति जो है देंग शाओपिंग ने अपनाई थी 1978 में। देंग शाओपिंग, अभी इसका जिक्र और भी होगा इसलिए अभी छोड़ देते हैं, आगे अभी और अच्छे से करेंगे। उन फिर क्या होता है कि 1982 के अंदर जो है खेती का जो है यहाँ पर निजीकरण होने लग जाता है। निजीकरण कहने का मतलब क्या है? पहले लोग जो है ना सामूहिक रूप में काम करते थे। सामूहिक का मतलब क्या? एक खेत है और एक खेत के अंदर वो लोग एकदम मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं, मतलब सुबह जाओ शाम को जाओ घर, ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ होती थी। और 1998 में ये लोग जो है उद्योगों का निजीकरण करके सेज की स्थापना करने लग जाते हैं। सेज का मतलब क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का ये मतलब होता है कि कोई देश है मान लो, ठीक है, उस देश में से ये जो क्षेत्र है इसको घोषित कर दिया कि ये सेज है, मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी गतिविधियाँ होंगी उसके अंदर सरकार का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कंपनी यहाँ पर काम करेगी उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। जितना भी यहाँ पर पेड़ पौधा, जो भी रिसोर्सेज होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा, प्राकृतिक संसाधन होंगे, वो कंपनी उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। ये होते हैं सेज का मतलब। ठीक है जी। और 2001 में जो है WTO के अंदर ये लोग सदस्यता भी ले लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। कहीं पूछा नहीं है बट फिर भी बता देता हूँ। अब एक क्वेश्चन बड़ा आता है इनमें, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है बार बार कि चीन की जो वर्तमान वाली अर्थव्यवस्था है वो पुरानी वाली अर्थव्यवस्था से कैसे अंतर है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और वो अंतर यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट के अंदर लिख भी रखा है ये। ठीक है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या वो है। इसके पीछे हमें ये चीज़ देखना है कि जो देंग शाओपिंग है ये भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही है वो देंग शाओपिंग। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई साहब रास्ता नहीं, लक्ष्य इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लक्ष्य हमारे लिए प्रधान होना चाहिए। मतलब क्या कि आपको पहुंचना तो इसी रास्ते से है, जरूरी थोड़ा ना कि आप ऐसे 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 करके जाओगे, सीधे सीधे चले जाओ यार। तो ये इन्होंने बोला था देंग शाओपिंग ने। इन्होंने कहा था कि रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जो करना है वो करो, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना हमारा इंपॉर्टेंट है। और इनका लक्ष्य क्या था? आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभरना और आर्थिक रूप से अपना विकास करना। तो ये सबसे इनका मेन लक्ष्य हुआ करता था। अब एक जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको भी बताया कि जो चीन की वर्तमान वाली अर्थव्यवस्था है
और जो पुरानी अर्थव्यवस्था है, मतलब यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलिए 1970 के दशक, 1970 का जो दशक है ना, 1970 के दशक से पहले मतलब पुरानी वाली अर्थव्यवस्था, और 1970 के दशक के बाद यानी कि नई वाली अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है। बात सबसे पहले हम करेंगे खेती के निजीकरण की। खेती के निजीकरण में क्या होता था कि पहले क्या होता था ना, जो लोग हैं वो खच्चरों की तरह एकदम सुबह की मजदूरों की तरह काम किया करते थे। क्या करते थे ये लोग? मजदूरों की तरह काम किया करते थे, जिसकी वजह से पैदावार जो है, जो इसका उपज है, जो फसल है, वो बहुत ही कम होती थी, बहुत ही घट जाती थी हमेशा। तब जाकर के क्या होता है कि 1970 के बाद यानी नई वाली अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है, इस सिस्टम को काट करके, यानी कि सामूहिक खेती में जहाँ पर मजदूरों की तरह लोग काम कर रहे थे, उसको काट करके, उसको समाप्त करके अब जो है किसान को उसका भूमि का मालिक बना दिया गया। मतलब जब किसान अपने खुद के मालिक होंगे तब वो अपना अच्छे से काम करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब इन लोगों ने ये चीज़ करी ना। इस चीज़ को करने से ना आश्चर्यचकित जो है वृद्धि देखने को मिल जाती है इनको, एकदम अचानक से प्रोडक्शन हाई होने लग जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन लोगों ने काम किया था, ठीक है। सेकंड, इन लोगों ने काम किया गया था, नई आर्थिक नीति लेकर के आ गए थे। नई आर्थिक नीति के अंदर क्या था, वही स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया था इन लोगों ने। इकोनॉमिक जोन बनाया था, मतलब सेज की स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इन लोगों ने ये बनाया, और उसके बाद इनके पास एफडीआई बहुत ज़्यादा आने लग गया। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश होता है इसको बोलते हैं हम लोग। मतलब बाहर की कंपनियां जब आपके यहाँ अपने आपके देश में आती है और एक उद्योग लगाती है, तो वो लोग अब क्या बोलते हैं, पैसा वैसा आएगा बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर देशों से आपके अंदर, देश के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो उसी को हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होने लग जाता है कि जो सरकार की आमदनी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये नई आर्थिक नीति से इन लोगों को फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि 1970 के दशक के बाद जो है ये चीज़ बहुत होने लग गई थी। तीसरा ये है कि डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ले ली इन लोगों ने। कब ली थी इन लोगों ने सदस्यता? 2001 के अंदर ली थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही इन लोगों ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ली, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ली, तो इन लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो है खोल दिया। खोलने का मतलब क्या है कि अब हर एक देश यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकता है। और जैसे यहाँ पर व्यापार करने लगे तो ये लोग बहुत ही चीप, मतलब बहुत ही सस्ते रूप में, ये लोग बहुत ही सस्ते रेट में ये लोग जो है ना अपना लेबर प्रोवाइड करवा रहे थे। और जब इनका मजदूर बहुत ही सस्ते रेट में काम करने के लिए तैयार, तो कौन कंपनी जो है ये नहीं चाहेगी कि भाई हम यहीं पे जाके शिफ्ट हो जाएं। इसीलिए जो है चाइना जो है उद्योग के मामले बहुत ही ज़्यादा आगे है। और बीपीओ इन सब के मामले में इंडिया आ गया। तो इंडिया भी कम नहीं है भाई पीछे, याद रखना, ठीक है। चौथा है आपका कानूनी संपत्ति में सुधार करना, ठीक है जी। कानूनी संपत्ति में इन लोगों ने सुधार भी करा था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो पुरानी वाली अर्थव्यवस्था है उससे ये लोग अंतर आ जाता है। क्या था? पहले क्या होता था कि जब कोई भी संपत्ति सरकार हड़प लेती थी तो उसके ऊपर कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन 2007 में एक कानून लेकर के आया जाता है, जिसके अंदर बदलाव किया जाता है कि अगर अब कभी भी सरकार आपकी संपत्ति को हड़पती है किसी भी रीज़न की वजह से, कि यहाँ पर हमें मेट्रो लाइन बिछानी है या रेलवे लाइन बिछानी है, तो हड़पेगी तो सरकार को जो है वहाँ पर मुआवजा देना होगा। तो ये राइट जो है आपको चाइना के लोगों को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से जो चाइना है वो आगे बढ़ने की प्रगति पे स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ 4 कारण हैं जिसकी वजह से आप जो भी मैंने आपको बातें बताई सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसे पॉइंट डाल दीजिए, ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, और इसको हर एक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ट्रस्ट में आपके 4 नंबर देने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपका हो जाएगा। और लास्ट आपका देख लेते हैं हम, चीन और भारत के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। आपको पता है कि भारत के जो संबंध चीन के साथ शुरुआत में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में जाकर के थोड़ा गड़बड़ होने लग गया था। शुरुआत में जब अच्छे थे तो हमने नारा भी ले रखा था, अब बोलते भी थे दोनों दोस्त कि हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी मतलब हमारे इंडिया वाले, चीनी मतलब चीन वाले, और भाई भाई ऐसा बोला जाता था। और 1962 में जैसे हमारा युद्ध हो जाता है तो यहीं से सब कुछ हमारा खराब होने लग जाता है, जिसमें जो है भारत हार जाता है। और इनके साथ भाई साहब बहुत सारे बॉर्डर इशू है, यानी कि सीमा विवाद है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये चीज़ें होती हैं। चीन ने जो है तिब्बत को जो है हड़प रखा है। तिब्बत बेसिकली ऐसे चाइना है ना, तो चाइना का यहीं पर बॉर्डर है तिब्बत, तो तिब्बत को इन लोगों ने हड़प लिया है। तो उसके ऊपर कई कई बार हमारी और उसकी बहसबाजी हो जाती है। और दलाई लामा जो है वो भारत के अंदर शरण ले लेते हैं। दलाई लामा कौन है? तो जो कि बुद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी होते हैं ना, मतलब धार्मिक गुरु होते हैं, वो है दलाई लामा। और दलाई लामा बेसिकली एक पोस्ट का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, एक एक पद है ये, ठीक है।
कई बार बोलते हैं लोग कि ये किसी आदमी का नाम है, आदमी का नाम नहीं है भाई, ये पद का नाम है ये, ठीक है। इस पद के ऊपर जो बैठेगा उसको हम दलाई लामा भी कह देते हैं, ओके। और पंचशील का सिद्धांत, सॉरी पंचशील का समझौता हुआ था 1954 में, ये याद रखिएगा, PYQ या पूछा गया है चीज़, ठीक है। और ये पंचशील क्या होता है, ये पंचशील मतलब होता है कि आचरण के 5 व्यवहार, मतलब कि मेरा व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा। 5 बातें ऐसी लिखी हुई थी जहाँ पर लिखा हुआ था कि चीन भारत के लिए कैसा व्यवहार रखेगा और भारत चीन के लिए कैसा व्यवहार रखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी आपकी जापान के ऊपर। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो गाइज, बाय बाय।